गाइस स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर। ये अपना एक टॉपिक बचा है कार्नोट इंजन। ओके, 10-5 मिनट का टॉपिक है, लास्ट में एंड में लेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा सब कुछ पार्ट खत्म हो जाएगा उसमें से मेरे को थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस करने, देन चैप्टर इज ओवर। मैंने आपको 150 क्वेश्चंस बोले थे, आपने 150 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट किए आई होप। तो हमारा थर्मो का पेपर शायद से मे भी अच्छा जाना चाहिए, और पेपर थोड़ा टफ आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना। पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये नेक्स्ट चैप्टर देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक मिनट एक काम करते हैं। ये चैप्टर को थोड़ा सा सीटी से ऊपर लेवल का पढ़ते, थोड़ा जेई लेवल से पढ़ते। मैं रीजन बता दो क्यों। 2 बार पेपर इसके थोड़े टफ आए, सीटी लेवल से किया तो थोड़ा टफ गया, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, पर इतना भी अप नहीं करूंगा कि आपको कुछ समझे नहीं। क्लियर? थोड़ा लेवल अप करेंगे, मतलब सीटी से थोड़ा डाइल्यूट रखूंगा। बाकी आपको लगेगा ना कि थोड़ा हाई फाई जा रहा है तो मेरे को बोलना कि मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। जब तक तुमको समझ रहा है तब तक ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या लिखा है? ओके, अभी ध्यान से सुनो और डोंट मग अप एनीथिंग, समझ के लो टॉपिक। बहुत मस्त टॉपिक है ये। देख, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडिएशन? व्हाट इज रेडिएशन गाइस? ये 2 टॉपिक मेरे को बताओ, व्हाट इज रेडिएशन और रेडिएट एनर्जी या रेडिएटेड एनर्जी। ये शांत रहना यार। व्हाट इज रेडिएशन? व्हाट इज रेडिएशन? पढ़ा है मैंने, 12th में पढ़ा है तुमको भी वो रेडिएशन चैप्टर में। व्हाट इज रेडिएशन? जाने दो, मैं ही बताता हूं, छोड़ो। देख, ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, यहां पे एनर्जी है। ये एनर्जी को मैंने यहां से यहां पे पहुंचा दिया, यहां से ए से लेके बी तक लेके गया मैं। एनर्जी को ट्रांसफर कहां से किया? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं एनर्जी को ए से बी तक लेके जा रहा हूं विदाउट एनी मीडियम, बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेडिएशन। तो व्हाट इज रेडिएशन? बोलेगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है तुम्हारा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पर इसमें डिफरेंट क्या है? बोलने का सर मीडियम की जरूरत ही नहीं है। सच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन। सच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैडम बाद में करते ना वो, मैं आपको बोलूंगा नोट्स के लिए, ठीक है? ये व्हाट इज रेडिएशन? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पॉइंट 1, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू सेकेंड लोकेशन विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड अब वहां बैठो, साथ में नहीं। एनी डाउट्स? ये अभी एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये क्या है? क्या है ये? एनर्जी है ना? यही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? या इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लाइट एनर्जी। तो कहीं पे रेडिएट एनर्जी लिखा हुआ मिलेगा तो भी वो तुम्हारा क्या है? लाइट एनर्जी। तेरे को लास्ट में बाहर निकला था ना, आगे बैठ दो। कॉइन काउंट कर रहे हैं इन लोग। इधर बैठ। कुछ और काम नहीं किया तुम्हारे पास? अरे बैठ, इसको बैठना नहीं, उधर नहीं। हम दोनों मिलके काउंट करते हैं कॉइन, ठीक है? ये क्लियर है?
कोई डाउट है यहाँ तक? तो आगे से अभी मैं तुमको ना ऐसा बताऊंगा, ये देखिए सोर्स है, ओके, ये सोर्स है, यहां से एनर्जी आ रहा है और ये प्लेट पे गिर रहा है, ध्यान से सुनना, सोर्स और ये तुम्हारा सरफेस, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो ये एनर्जी क्या है? तो रेडिएट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ प्लेट। क्लियर है? ये टर्म्स याद रखना, गड़बड़ मत करना। रेडिएशन प्रोसेस है, काय का प्रोसेस है? एनर्जी को ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन पॉइंट टू विदाउट एनी मीडियम। एम आई क्लियर? चलो रेडिएशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये डुअल क्या है? ये डुअल नेचर क्या है? आई थिंक मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा था तुमको 11th में, पढ़ाया था एक बैच को, तो पढ़ा था मैंने। देखो मैं हमेशा बोलता हूं इसको ऐसे पढ़ने का, लाइट हैज डुअल नेचर। हम लोग लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले। लाइट हैज डुअल नेचर, फर्स्ट इज वेव नेचर, एक मिनट, फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकेंड इज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, मैं वापस से बोला, प्लीज कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है। अब देख मैं यहां पे कुछ डिफाइन कर रहा हूं, ये क्या है? क्या ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ये मैं इसका मतलब तुमको बताऊंगा, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ओके फिर देख, मैं फर्स्ट लेक्चर में आया, ओके, अब मेरे अंदर सारे नेचर्स है, हैप्पीनेस, सारे नेचर्स है मेरे पास, ओके। फर्स्ट लेक्चर में आया और ये इधर बैठा है, और आके मैं सीधा इसको, इसके अंदर से कौन सा नेचर बाहर आएगा? वाई? क्या किया मैंने इसका? सही तो किया नहीं मैंने इसको सीधा। तो हमारा जो इंटरैक्शन हुआ, मेरा इसका जो इंटरैक्शन हुआ, तो उसके अंदर से कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा है? सारे नेचर है ना उसके पास। कौन से नेचर होते हैं? हैप्पीनेस, दूसरा, और बस मेरे को दो ही पता है, बाकी तुम्हारे अंदर। तो बोलना मेरे को, हमारा कैसा इंटरैक्शन हुआ? हमारा इंटरैक्शन कैसे हुआ? कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा है? तो किसी का भी नेचर अगर आपको आइडेंटिफाई करना होता है ना, उससे इंटरैक्शन करना पड़ता है, यस और नो, मालूम पड़ता है सामने वाला कैसा है और कौन से सिचुएशन में कौन सा उसका नेचर बाहर आता है। क्लियर है? एग्जैक्टली सबके साथ भी वही है। ये सोर्स है, इसमें से लाइट बाहर आएगा। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर है, इसके पास भी कितने नेचर है? अब लाइट के रास्ते में मैं आ रहा हूं, तो लाइट के लिए मैं क्या बन गया? आप आ रहे हो, आप क्या है? मार्कर। जो भी कोई आएगा उसके लिए क्या रहेगा वो? यस और नो। अब अगर मेरा साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर मेरा साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा हुआ, तो वो केस में लाइट का कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? पार्टिकल नेचर। विच नेचर? लाइट के पास दोनों नेचर है, लाइट के पास दोनों नेचर है, पर लाइट जिससे इंटरैक्ट कर रहा है उस टाइम पे कंपैरिजन होता है, ऑब्स्टिकल का साइज और लाइट का वेवलेंथ का साइज। अगर दोनों में, अगर साइज ऑफ ऑब्स्टिकल ग्रेटर निकला तो कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और अगर कंपैरेबल निकला तो वेव नेचर। कोई डाउट है? इसके लिए हमारे चैप्टर में एक हमारे सिलेबस में चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग वहां पे वही सब पढ़ने वाले। लाइट का जिससे भी इंटरैक्शन होगा, दोनों का साइज क्या होगा? कंपैरेबल। तो वहां पे हम लोग वेव नेचर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या पढ़ना अपने को, ये चैप्टर के अंदर पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर पढ़ना अपने को? सर पार्टिकल नेचर कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये तरह सोर्स है, देखो ये पूरे चैप्टर को मैं ऐसे एक ही डायग्राम में पूरा फिट करता हूं। ये सोर्स है, ओके, और ये प्लेट है। ध्यान से देख, अगर ये पूरा समझ में आ गया ना, तो तेरे को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सपोज ये प्लेट में इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से रिमूव करना है, बाहर निकलना है, क्या करना पड़ेगा मुझे?
इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन बोलेगा ये देख इसने मेरे को होल्ड करके रखा हुआ है, ये बॉन्ड तोड़ दे बस, और बॉन्ड तोड़ने के बाद सफिशिएंट एनर्जी भी दे ताकि मैं बाहर आ पाऊं। क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, मेरे को इस चैप्टर के अंदर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन है ना सरफेस में, मैं बॉटम की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, सरफेस से, क्योंकि बॉटम में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। पूरा चैप्टर आपका सरफेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। तो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट पूछ, बाहर क्यों नहीं आ रहा है तू, बोलेगा देख ना कौन सा पता नहीं कौन सा बॉन्ड पकड़ के रखा, छोड़ ही नहीं रहने को, बॉन्ड को तोड़ पहले तू। तो मैं सोर्स के पास जाऊंगा, बोलूंगा कुछ तो दे इसको, सोर्स एनर्जी देगा, ये एनर्जी किस पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन पे जब एनर्जी गिरेगा तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा किसको, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। फिर इलेक्ट्रॉन ये भी चेक करेगा जो एनर्जी मेरे को मिला है ना वो सफिशिएंट है कि नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं इस एनर्जी से। अगर एनर्जी से बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एनर्जी सफिशिएंट था। और जब इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर आएगा ना, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विच इफेक्ट, मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, ये लाइट जो था ना वो कैपेबल था इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सच इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं तेरे को पूछता हूं, तू मेरे को आंसर दे देगा। अगर इलेक्ट्रॉन बोलता है माय रिक्वायरमेंट इज 10 जूल, माय रिक्वायरमेंट इज, और सोर्स बोलेगा नहीं मैं तो 8 जूल ही देगा, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल बॉस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या है, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, सुटेबल एनर्जी चाहिए, कोई भी एनर्जी पे बाहर नहीं आएगा। कितना रिक्वायरमेंट है इसका, मिनिमम 10 जूल है। 12 दिया, 15 दिया, 18 दिया, व्हाट इज बाउंड्री, 10 तो दे भाई, 10 तो दे, 10 के ऊपर देगा चलेगा। आई रिक्वायर्ड एटलीस्ट 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरे को 10 जूल चाहिए तभी मैं बाहर आएगा, नहीं तो बाहर नहीं आएगा मैं। अरे ऐसा दिस इज बार्गेन, मतलब कैसे हम जाते दुकान पे से बार्गेन करते हैं, इधर बार्गेनिंग चलता है। ये बोलेगा 10 जूल है बस उसको उठा, मैं टारगेट कर रहा हूँ, आपको टारगेट कर रहा हूँ। फिर बोलेगी सो रही है तो लेक्चर में उसको मालूम ही नहीं है, तो सोने के नींद आ रहा है। लास्ट बेंच पे देखो, 3 कंपनी देंगे लोग, अभी आने वाले ही है तेरे, लास्ट बेंच पे जा दो, डोंट, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ यहाँ पे चलो अपन बार्गेनिंग करते हैं। चैप्टर ऐसे निकले, चैप्टर ऐसे तुम सोचेगा ना एकदम कंसेप्ट्स पढ़ के निकले, कुछ निकलने वाला नहीं कंसेप्ट। अगर जब तक तेरे को इस चैप्टर से कनेक्शन नहीं बैठेगा ना, तू निकाल ही नहीं पाएगा चैप्टर। मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुन, हाँ या ना बोलना मेरे को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल मांग रहा है, मैंने 5 जूल दिया, डील होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। 10 जूल मांग रहा है पर मैंने 10 जूल दिया, होगा, पर बाहर आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी। 11 जूल, बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा बहुत जेब में मतलब एनर्जी रहेगा ताकि वो बाहर आ पाए, यस और नो, क्लियर है। अब एक और बात करते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालना है, बराबर। मैं तेरे को 3 ऑप्शन देता हूं, 3 ऑप्शन देता हूं, इधर देख, 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। ध्यान से सुन, ये प्लेट के अंदर का इलेक्ट्रॉन बोलता है मेरे को 1 जूल में चलेगा, मैं बाहर आ जाएगा। ये प्लेट बोलता है मेरे को 10 जूल चाहिए, इलेक्ट्रॉन बोला 10 जूल चाहिए मेरे को। ये कितना मांग रहा था, ये कितना मांग रहा है, 50 जूल। आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है, जेई में क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सा प्लेट सुटेबल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिमांड कम है। ये बोलता है 1 जूल देना, बस हो गया मेरे को। इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है ना, किसके सामने डिमांड कर रहे हैं, सोर्स के सामने। सोर्स बोलेगा मैं तो तीनों को बाहर निकाल देता, पर मेरा फायदा किसमें है, मेरा एनर्जी किधर कम वेस्ट हो रहा है, जहां पे डिमांड कम है। तो जब आपका प्लेट अपना डिमांड सोर्स के सामने रखता है, उस डिमांड ऑफ एनर्जी को इज कॉल्ड वर्क फंक्शन।
So what is work function? Minimum amount of energy required to liberate electron from metal surface is called वर्क फंक्शन. मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में. वर्क फंक्शन का सिंपल मतलब होता है कि भाई मेरे को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे ताकि मैं सरफेस से बाहर आ जाऊं. ये किसका रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रॉन. हाँ, इलेक्ट्रॉन का, पर किसके अंदर से? प्लेट के अंदर से. तो वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स और प्लेट. प्लेट क्लियर हुआ? या तो क्लियर हुआ गाइस? बस यही था पूरा चैप्टर. अभी इस चैप्टर को अपन धीरे 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 अपन एक्सपांड करते जाएंगे. पर चैप्टर का मीनिंग समझा? चैप्टर का क्या है मतलब पूरा कंक्लूजन बता. अपने को भी मालूम पड़ेगा. देख क्या करने का है, इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालना है. अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कौन सा प्लेट सुटेबल रहेगा? कौन सा प्लेट लू में जिसका वर्क फंक्शन कम है, जो प्लेट इलेक्ट्रॉन, जिस प्लेट में इलेक्ट्रॉन का डिमांड कम है, वो मेरे लिए बेस्ट है. ये बेस्ट है मेरे लिए. यस और नो? क्या था क्लियर? अच्छा, जब आपका सोर्स एनर्जी देगा तो कोई भी सोर्स के एनर्जी में बाहर आएगा क्या? नहीं. इसका डिमांड पूछ नहीं, कितना डिमांड है तेरा? 50 जूल. तूने कितना दिया? 10 जूल. बाहर आएगा क्या? नहीं बाहर आएगा. वो कितना देना पड़ेगा? एटलीस्ट 50. एटलीस्ट 50 या 50 से ज्यादा. आइडियली तो 50 से ज्यादा ही होना चाहिए, पर मैं बोला एटलीस्ट कितना? 50 या 50 से ज्यादा. कोई डाउट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाएगा? कोई बताएगा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पर आपका जो भी आप स्टेटमेंट डेफिनेशन तो ठीक है अपन देख लेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाओ मुझे. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैंने प्लेट को एनर्जी दिया. गाइस मैंने प्लेट को एनर्जी दिया और मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन लिखना पड़ेगा. एनर्जी इज सुटेबल. क्यों सुटेबल वर्ड क्यों यूज किया? एनर्जी सुटेबल क्यों वर्ड यूज किया? एनर्जी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जो एनर्जी दे रहा हूं ना, वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहिए. मतलब आपका जो एनर्जी है वो कैपेबल होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये याद तक समझेगा? एनी क्वेरी? कोई डाउट नहीं है? अभी थोड़ा आगे लेके आते हैं इस टॉपिक को. और यहां पे देखो, ये देख, ये क्या है? ये अभी यहां से फॉर्मूला बनना स्टार्ट होगा. ध्यान देना भैया. दिस इज सोर्स. ये तेरा प्लेट है. ओके, ये तुम्हारा प्लेट. ये प्लेट के अंदर कौन है? ये मैं कौन से इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहा हूं? सरफेस वाले. सरफेस इलेक्ट्रॉन को. यहां से एनर्जी है. अब प्लीज ध्यान से सुनना. ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर रहा है. करेक्ट? अभी यहां पे क्या होगा पता है? जो लाइट का वेवलेंथ है और जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसमें किसका साइज आता है? अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी आके इंसिडेंट हो रहा है. तो लाइट का वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, इसके अंदर किसका साइज ग्रेटर है? इलेक्ट्रॉन का साइज ग्रेटर है. तो अगर इलेक्ट्रॉन का साइज ग्रेटर है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट का कौन सा नेचर बाहर आएगा? पार्टिकल. मतलब यहां पे लाइट कैसा बिहेव करेगा? पार्टिकल. अगर पार्टिकल है तो मैंने इसको एक नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? फोटॉन. इसलिए पूरे चैप्टर में हम लोग लाइट को फोटॉन जैसा ट्रीट करते हैं. फोटॉन क्या है? बेसिकली एक पार्टिकल है. क्लियर? क्या था? क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना. अभी मैं कभी लाइट को ऐसे नहीं बनाऊंगा. मैं लाइट को देखो आज के बाद ऐसे बनाऊंगा. ये तेरा सोर्स है. ओके, ये सोर्स अपने सराउंडिंग में ऐसे छोटे छोटे फोटॉन्स एमिट कर रहा है. ऐसे ये फोटॉन्स है. अब ये फोटॉन किस पे आके इंसिडेंट होगा? किस पे इंसिडेंट होगा? प्लेट के ऊपर. किसके ऊपर इंसिडेंट होगा? एनर्जी ऑफ वन फोटोन. एनर्जी ऑफ वन फोटोन. ये ध्यान देना अभी प्लीज. इक्वल टू रहेगा hc बाय लैम्बडा या h म्यू. आपने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला देखा है. आई थिंक केमिस्ट्री में देखा है, स्ट्रक्चर्स में देखा है. बराबर. तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है कितने फोटोन का है? ऐसे कितने फोटोन है अपने पास?
तो एनर्जी ऑफ एन फोटोन कितना रहेगा? एन एच सी बाय लैम्बडा एन एच। ये एन क्या है? व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? यस करेक्ट है, करेक्ट है। क्या है एन? क्या आपका? तो आपका एन तुम्हारा नंबर ऑफ फोटोन है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। एच क्या? एच कोई तो कांस्टेंट यार, प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये अपॉन में नहीं है, जूल सेकेंड है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रफली मल्टीप्लाई करना। कितना आएगा? 19.89 इंटू 10⁻26 जूल सेकेंड, बराबर ना? ये अभी सुनो, जितने भी एंट्रेंस वाले ध्यान से सुनो। 19.89 है ना, मैं इसको क्या लूंगा? 20 लूंगा। क्या लूंगा मैं? ओनली एंट्रेंस में। अब 20 लिया ना तो इसका जीरो शिफ्टिंग कर ले तू। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये लेना है, और अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये लेना है। कोई डाउट है? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में सबको पता है। ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करते। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ये तो स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करते। यहां पे सोर्स में से क्या निकलेगा? वेव निकलेगा कि पार्टिकल निकलेगा? एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम लोग? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, hc बाय लैम्बडा। एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, nhc बाय लैम्बडा। या तो कोई डाउट तो नहीं है? मैं यहां पे अगर कभी भी रेडिएटेड एनर्जी बोलूंगा या रेडिएशन एनर्जी बोलूंगा तो समझेगा ना? रेडिएशन एनर्जी या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एनर्जी या फोटोन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, सब एक है। कोई डाउट है? ज्यादा क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? पूछते हैं यहां पे। क्लियर है? एनर्जी देगा कौन प्लेट को? तो यार मेरे को इतना मालूम है, जो मैं डिजाइन कर रहा हूं ना पूरे चैप्टर को, उसमें एनर्जी शुड बी ग्रेटर ना सोर्स का। देने वाला हमेशा ताकतवर होना चाहिए। अबे जिससे मांग रहे उसके पास होना भी तो चाहिए ना, उतना कैपेबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर के अंदर ना एनर्जी शुड बी हायर। आपका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी ज्यादा किया तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाएगा और वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये सिचुएशन हमेशा क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है यहाँ पे? अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? सोर्स, और इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। फोटोन क्लियर हुआ? फोटोन क्या है? फोटोन सर पार्टिकल है सर, फोटोन पार्टिकल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फोटोन की स्पीड कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितने स्पीड से फोटोन ट्रैवल करेगा? है तो लाइट ना यार। फोटोन क्या है? बेसिकली ट्रैवल कितना करेगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट। इट कांट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। क्या तक क्लियर है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अभी मैं रुका हूं कि मूव कर रहा हूं? थोड़ा सा नया चीज सीखेगा तुम लोग। अभी मैं फिलहाल किस पे हूं? मोशन में को रेस्ट पे हूं। तो जो मेरा मास कैलकुलेट होगा उसको बोलते हैं रेस्ट मास। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब मैं किसमें हूं?
तुमको एक बात मालूम है, शायद से फिजिक्स में हम लोग को अभी तक सिखाया नहीं है और हम लोग को ये बताया नहीं है कि जब बॉडी मूव करता है ना विद सम स्पीड, बॉडी का मास बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एनएलएम में पढ़ा रहेगा आपने। अभी भी किस में हूं मैं? तो जो मेरे पास मास है ना उसको रेस्ट मास बोलते हैं। अगर मैं मोशन में आ गया, अब मेरा मास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आइंस्टाइन ने बोला, किसने बोला? पर हमारा फिजिक्स बोलता है कि मास को कांस्टेंट ले, नहीं तो चीजें बहुत डिफिकल्ट होती जाएगी। तू हर स्पीड पे मास नहीं निकाल पाएगा। पर रियलिटी में बॉडी मूव करेगा तो मास बढ़ता है कि कम होता है? इंक्रीज होता है। ज्यादा क्लियर है? तो बताओ रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है? अगर तुम्हारा फोटोन मूव करेगा ना तो उसका मास हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। मूविंग मास ऑफ फोटोन कांट बी फाइंड। ज्यादा क्लियर? स्पीड ऑफ फोटोन कितना है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है? hc बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन कितना है? nhc बाय लैम्डा। कोई डाउट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सोर्स का सुटेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? एनर्जी शुड बी हाई, वेवलेंथ शुड बी लो, फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्लियर हो गया? फोटोन के बारे में समझा? फोटोन क्या है? वेव की पार्टिकल है। वेव एक ही पार्टिकल है। अच्छा, पूरे चैप्टर में क्या करना है अपने को? इलेक्ट्रॉन को, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। पर जो इलेक्ट्रॉन की, जो फोटोन की एनर्जी रहेगी ना, वो कैपेबल होना चाहिए क्या उसकी डिमांड पूरी कर सके। एनी डाउट्स? कुछ पूछना है? ये देख ले भाई, देख ले, कोई डाउट है तो पूछ ले। पक्का कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक और तो इसे डिस्कस कर लेता हूं। ये देख, ध्यान से देखना। आपने ईएम वेव्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है आपने? सबने पढ़ा रहेगा कुछ ना कुछ तो। गामा रेज, एक्सरे वाला पार्ट, गामा रे, एक्सरे, यूवी रेस, विजिबल लाइट, दैट इज विबग्योर, और क्या है? इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे वेवलेंथ बढ़ता है, कुछ भी है डिक्रीज, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। क्लियर है ना? ये किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? ये फ्रीक्वेंसी ऐसे क्या होगा? कम होगा। For photoelectric effect, what is suitable condition? Energy of source should be high, wavelength high और low, frequency। तो मेरे को था ना, इसमें ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? ये तुमको इसका मतलब समझता है क्या? डिक्रीज हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो गामा रे सबसे सुटेबल रहेगा। एनी क्वेरी? अब आपको एक नंबर दे दो, देखो सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब लोग यही गलत कर रहे हैं। अभी मेरे को मालूम है कि जो एनर्जी ऑफ सोर्स है ना, एनर्जी ऑफ सोर्स है ना, यहाँ पे 2 यूनिट होते हैं। किसी को पता है कौन से 2 यूनिट होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है? एक होता है तुम्हारा जूल। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये नंबर से। और अगर आपको डिवाइड, अगर आपने जूल को इसमें कन्वर्ट किया तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ये नंबर से। अब ध्यान से सुन, अगर तेरे को आंसर जूल में चाहिए, मैं इसकी बात कर लेता हूं। ओके, मैं भी फिलहाल के लिए नंबर ऑफ फोटोन कितना ले रहा हूं? 1 इक्वल टू hc बाय लैम्डा। मैं 1 ले रहा हूं, याद रखना।
इधर देख, मेरे को आंसर जूल में चाहिए, किसमें चाहिए? मेरे को आंसर जूल में चाहिए। तो अगर मेरे को आंसर जूल में चाहिए ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना भी, अगर मेरे को आंसर जूल में चाहिए तो मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखिए इसमें देख H और C, आप ये वाला वैल्यू उठाओगे, या दोनों उठाना तो ये आप ये उठा लेना। आपका वेवलेंथ किस में होना चाहिए? आपका वेवलेंथ मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वेवलेंथ किस में होना चाहिए? ध्यान में रखना। पर अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किस में चाहिए? अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आपका वेवलेंथ हमेशा किस में रहना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। डायरेक्ट नंबर डालो, आपका आंसर आता है। इससे आपका एक लाइन में खत्म हो जाएगा आंसर, एक लाइन में, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो क्या है शॉर्टकट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए? वेवलेंथ किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। ये नंबर याद रखना 12400, वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। एनी क्वेरी गाइस, एनी डाउट्स? एनर्जी कितने यूनिट है? मेरे को जूल में चाहिए, जल्दी बोल क्या क्या करना पड़ेगा? सर H C दोनों को कंबाइन लेना, तो दोनों के कंबाइन नंबर भी। वेवलेंथ किस में होना चाहिए? ये तो पता है आपको। अच्छा अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये नंबर लेना यार, 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। एनी क्वेरी? कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने का, सीधा वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रख के सब आंसर आ जाएगा। तो मैंने पहले से कन्वर्ट करके रखा। एमसीक्यूज करें थोड़ा बहुत, देख लिया आपने? कोई डाउट है? कोई डाउट है? वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है ना, मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूं, इसका आंसर क्या होगा? एक कुछ भी सोच के बोलो ना, क्या कुछ भी बोल देते? थोड़ा सोचो ना 2 मिनट के लिए। मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई, वेवलेंथ शुड बी लो, तो जाके आपको एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा। अब ये कंडीशन कौन सा कलर देगा तुम देखो। किसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है? अभी 4 ऑप्शन में देखना, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ऑप्शन में? है ऑप्शन में नहीं। इंडिगो है, ब्लू है, उसका आंसर ब्लू है। फिर एक क्लियर हुआ क्या रे? अरे बी पहले ही ना, इसमें और कौन से कलर है? ग्रीन, रेड और ये येलो तो ब्लू के बाद आ रहे ना। जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा ना, वही सोर्स कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एक मिनट, कलर किसका पार्ट है? सोर्स का पार्ट है कि प्लेट का पार्ट है? तो सोर्स के बारे में पूछ रहा था, ये तो पहले मालूम पड़े सोर्स के बारे में पूछ रहा है कि प्लेट के बारे में पूछ रहा है। वो एनर्जी कहां से आएगा? तो सोर्स का वो कंडीशन तो ट्रू होना चाहिए ना। क्या था क्लियर? समझा ना इतना? नोट्स में देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिखा है, फर्स्ट लाइन देखो, पढ़ो एक बार। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों पढ़ के खत्म करना दूंगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। सेकंड और थर्ड सिर्फ आपके एमसीक्यूज के लिए। फर्स्ट आपका डेफिनेशन बोर्ड में आ सकता है, फर्स्ट को मार्क करो फॉर बोर्ड्स का 1 मार्क का डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन पूछूंगा किसी से भी, और उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। सुटेबल, एक उसमें एक वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ना सर, वहां पे एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। एक बात बता, इधर सुनो, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी लिखो या एप्रोप्रिएट एनर्जी लिखो, आपको कौन सा लिखने का आप लिखो। सर एक एप्रोप्रिएट क्यों लिखा? सिर्फ एनर्जी लिखना चाहिए था ना उसको। क्या कोई भी एनर्जी पे बाहर आ रहेगा? चल तूने 5 जूल मांगा, 1 जूल बाहर आएगा क्या वो? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो एक काम करो, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी बोला ना, आप एप्रोप्रिएट एनर्जी लिख दो या सुटेबल एनर्जी लिख दो, सही है दोनों।
तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वहां पे चाहिए तो सुटेबल एनर्जी लिख दो। ये इस चैप्टर को रटना मत, चैप्टर आएगा नहीं तुमको कुछ भी। डोंट मगअप एनीथिंग, इसमें कुछ मगअप करने से है नहीं चैप्टर में। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ा आपने, एक बार रीड करो क्या लिखा है। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन बॉटम से निकले कि मिडिल पार्ट से कि सरफेस से, और क्या कोई भी एनर्जी से निकलेगा? अप्रोप्रिएट या सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अगर आपने ये डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं मार्क किया ना या नहीं लिखा ना तो आपको 0 मार्क दे देगा वो। एनी क्वेरी? समझ में आता है कुछ? इसके ऊपर और सम्स करने, जे में है सम्स, उसमें सिर्फ आप ध्यान में रखना सोर्स हमेशा हायर होना चाहिए। बस सोर्स का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए और वेवलेंथ कम होना चाहिए। एनी डाउट्स? ये यहां तक समझा? नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा मैंने अपने? वर्क फंक्शन। ये बॉयज शांत रहो ना तुम लोग। ये वर्क फंक्शन तुम्हारे हिसाब से किसका प्रॉपर्टी है? सोर्स है, प्लेट है, किसका प्रॉपर्टी? प्लेट का प्रॉपर्टी। ये तुम लोग गलत जगह पे ज्वाइन किए। यहाँ पे प्ले ग्रुप नहीं गए में बैठे तुम लोग। पेन के लिए मारा मारी कर रहा था। मैं देता हूँ तुमको पैसे, कितना चाहिए बोलना। क्या कर रहे हैं तुम लोग? क्यों क्यों देना उसका पेन देना भाई, क्या कर रहे हैं? अबे साला से मतलब पता नहीं तुम लोग एक दूसरे का क्या क्या ले लोगे। बार्गेन कर रहे लो भाई लोग उसका। आगे आगे नए फ्रेंड बनाए थे, देख इन लोग बैठे थे, एक इन लोग क्या लिखा मैंने यहाँ पे? किसका प्रॉपर्टी है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। इसका डेफिनेशन देखो वहां पे कहीं पे लिखा रहेगा, एक बार चेक करो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कहीं पे मिलेगा तो बताना मुझे। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, कहीं तो लिखा रहेगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन नहीं है, लिखाना पड़ेगा। एक मिनट कहीं तो मिलेगा यार, कोई पेज नंबर रहेगा बताना मुझे। ये कौन सा पेज नंबर है? ये पेज नंबर 10 पे आ जाओ। पेज नंबर 10 मिलेगा कोई? पेज नंबर 10 गाइस मिला? पेज नंबर 10 तो वहां पे वर्क फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ो, अंडरलाइन करो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको वर्क फंक्शन का डेफिनेशन बोर्ड्स के लिए 1 मार्क के लिए आपको यहां से लिखना पड़ेगा। कहां से लिखना आपको? रिफर फ्रॉम नोट्स। पेज नंबर क्या है? एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। रिफर करो प्लीज, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। पढ़ा क्या आपने?
रिफर किया, चलो इधर देखो, इसका फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला, एच सी बाय लैम्बडा नॉट एच म्यू नॉट। अभी ये जो वेवलेंथ लिखा है ना, इसका वेवलेंथ का आपको नाम याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आगे मैं इसका मतलब बता दूंगा। इसको और एक और नाम से बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ये मैंने किसी को बात करते देखा, मैं लेक्चर के बाहर निकाल दूंगा। प्लीज नहीं बैठना है, नहीं पढ़ना, मत आओ यार लेक्चर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत आओ लेक्चर। मैं आपको पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं हूं। स्मार्ट है तुम लोग बहुत। ये देख, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड मतलब होता है इतना रिक्वायर्ड है, इतना रिक्वायर्ड है। अब इससे ज्यादा या उससे कम अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड। इसका जो यूनिट होगा, इसका जो भी यूनिट होगा किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे ध्यान से दिखना, अगर तू कोई सम सॉल्व कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर तू कोई सम सॉल्व कर रहा है और तेरे को उसके अंदर वर्क फंक्शन, वापस से इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, एक मिनट, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है और जूल भी हो सकता है। वापस से इसके अंदर कंपटीशन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। मालूम है कन्वर्जन कैसे करने, हाँ ऐसे गए तो 10⁻⁻⁹ और ऐसे गए तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब याद रख, अगर तेरे को वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसका भी ये गोल्डन नंबर याद रखना, ये किस में होना चाहिए, ये देख ध्यान से लेना। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। वर्क फंक्शन मिनिमम मतलब होता है वर्क फंक्शन को मिनिमम करना है, तो क्या क्या कम करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन मिनिमम करना है, वर्क फंक्शन शुड बी मिनिमम, तो क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन मिनिमम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए। जिस प्लेट का रिक्वायरमेंट सबसे कम होगा वो प्लेट सबसे सुटेबल होगा किसके लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन शुड बी लेस, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक कंपेयर करना है, और ये याद रखना। और याद है मैंने तुमको एनर्जी ऑफ सोर्स बताया था, किसी को याद है क्या, एनर्जी ऑफ सोर्स, एनर्जी शुड बी ग्रेटर, वेवलेंथ कम होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी, इस पे देखो सीईटी के कम से कम मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6 to 8 आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। चेक कर ले मेरे करेगा, विच प्लेट इज सुटेबल फॉर वर्क फंक्शन, प्लेट पूछा है, प्लेट वर्क फंक्शन पूछ रहा है, विच कलर इज सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लेट पूछ रहा हूँ कि सोर्स पूछ रहा हूँ, सोर्स। याद है, क्लियर, पहले आप आइडेंटिफाई करो सोर्स का इंफॉर्मेशन है कि प्लेट का इंफॉर्मेशन। कुछ पूछना है, अभी तक आज तक कभी बोर्ड में आया नहीं है, एंट्रेंस में आया नहीं, बट मैं लिखवा देता हूं, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच वर्क फंक्शन इज डिपेंडिंग। पहला किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर, और दूसरा मटेरियल या प्लेट,
impurities present inside the plate. ज्यादा क्लियर है? एक बार रिवाइज करो फटाफट. कितने फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? वर्क फंक्शन फर्स्ट, सेकंड प्लेट चेंज, वर्क फंक्शन चेंज, और किस पे डिपेंड करता है? इम्प्योरिटीज. ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा ना तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है. मालूम है ना तुम लोग को? सब को डाउट है यहां तक? इधर तक का सिचुएशन समझा आपको? कुछ भी क्वेरी है लिखना स्टार्ट करो. कहां से लिखोगे आप? एक बार ये सब क्या लिखना है इसमें? ये लिखना है क्या? चैप्टर का नाम लिखो पहले. क्या गिवन है आपको? वर्क फंक्शन दिया ना सेम. किसका किसका दिया है? ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय, ये तो कांस्टेंट इसको हटा दे तो वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना, मतलब भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो भी तुमको बोलना है. तो मुझे फाइंड आउट किसका करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका? सोडियम ना, सोडियम का चाहिए. और तो वर्क फंक्शन इधर आएगा. किसका वर्क फंक्शन आएगा? और वर्क फंक्शन कॉपर का यहाँ पे आएगा. ये वर्क फंक्शन कॉपर का कितना है? ठीक है 4 to 5 क्या है? मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 2 into 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कट होगा ये तो 5 तो बचेगा ना. क्या है वो? 2 into 3 EV क्या है ये? मेरे तरफ से ये नंबर नहीं हुआ. ये शायद से नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए. तो कट कर इसको. 2:1 आना चाहिए. ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये स्प्लिट हो रहे हैं. क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये चेक कर लेना. एक वर्ड मल्टीप्लाई करके क्या किस्मत क्या मल्टीप्लाई अगर अपन चेक करें तो अगर चलो चेक करते हैं कितना रहेगा. इधर ये 20 ना 20/6 नहीं है, रॉन्ग है वो. कुछ भी क्या ये नंबर नहीं होना चाहिए. नीचे अलग आंसर लिखा है ऊपर अलग आंसर. हाँ वो ये मेरा तो 4:2 होना चाहिए. इसका आंसर बताओ. For photoelectric effect
और फोटो इलेक्ट्रिक बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा सुटेबल कंडीशन होता है? एनर्जी शुड बी ग्रेटर, तो मैं पूरा लिखता हूं, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। ओके, वर्क वर्क एक मिनट, वेवलेंथ शुड बी लेस, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर, वर्क फंक्शन में ये कम होना चाहिए। अभी कंपेयर करो ना, उसमें इसमें कंपैरिजन करने वाला है शायद से। कौन सा करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन है जिसमें ग्रेटर दिख रहा है और ये लेस दिख रहा है? कोई ऑप्शन में हुआ नहीं। और नहीं दिख रहा चलो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक हो गया लिखिए। वर्क फंक्शन नहीं हो लिखिए। अच्छा एक मिनट, वर्क फंक्शन क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जैसा लिखा है वैसे एग्जैक्ट लिखना। डेफिनेशन कहां से लिखोगे तुम लोग इसका? पेज नंबर 10। प्लीज लिखना हो सब जैसा फॉर्मेट में लिखा वैसे। अभी यहाँ से जो बस टाइम है ना, मतलब एटलीस्ट 35-40 मिनट्स आपके पूरे टॉपिक के एमसीक्यूज डिसाइड कर देगा कि आपको एमसीक्यूज आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और आपके सम सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये पूरा जो लेक्चर है बिना फिलहाल के लिए आपका पूरा एमसीक्यूज ओरिएंटेड रहेगा। मतलब जितना आपका कंसेप्चुअली आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा तो आपके सम्स इजीली सॉल्व होंगे। तो ध्यान देना, मैं तुमको जो बताने वाला हूँ प्लीज, अगर बात करना है तो लेक्चर के पहले भाग चले आओ। आइंस्टाइन इक्वेशन, ये मेरे को एक बात बता, ये तेरा सोर्स है, ओके? यहां से एनर्जी आ रहा है फोटोन के फॉर्म में और ये प्लेट पे गिर रहा है ऐसे। ये तेरा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको होल्ड करके रखा है, मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। एनर्जी है सरफेस पे एनर्जी कहां से आ रहा है?
सोर्स, ठीक है, मेटल प्लेट। ये अगर जब एनर्जी इस प्लेट पे गिरेगा ना, तो ये जो एनर्जी है ना उसके दो यूटिलाइजेशन होंगे। पहला पूरा बॉन्ड तोड़ने में जाएगा, ओके, बॉन्ड तोड़ने में जाएगा, बॉन्ड टूट गया और थोड़ा बहुत एनर्जी किसके पास चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के पास। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो यूटिलाइजेशन है। अब पता नहीं आप उसको कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपने एनर्जी दिया ना वहां पे दो यूटिलाइजेशन हो रहे हैं। फर्स्ट तो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड तोड़ेगा वो, उसको जितना भी फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी, दैट इज वर्क फंक्शन। और जब वो यहां से फ्री होके बाहर आएगा, ओके, जब वो यहां से बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा, उसके पास जो एनर्जी एसोसिएट होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ये प्लेट से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ना, तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो कौन सी एनर्जी रहेगा उसके पास, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वेशन, इसमें से कौन से फॉर्मूलास मेरे को आते हैं, पहले ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। क्या फॉर्मूला है, n hc by लैम्डा। अगर नंबर ऑफ फोटॉन नहीं दिया तो 1 लेने का, या n h mu। ये इसका शॉर्टकट आपको पता है कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, चलो बताओ ये फॉर्मूला कब आपको यूज करना है, जब आपको ये किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किसमें दिया रहेगा आपको, एंगस्ट्रॉम में। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्क फंक्शन देख लेते हैं। वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट और h म्यू नॉट। सेम एग्जैक्ट इधर भी वही है। अगर आपका वर्क फंक्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आपको इसको एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है जो तुमको पता है, मेरे को पता है, हाफ mv²। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट्स, कोई डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है, अब यहाँ पे देखो, तीन केस लिखा है। फर्स्ट केस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। और यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, फ्री नहीं हुआ है, मतलब मेटल से बाहर नहीं आया, उसको बोलते हैं जस्ट एमिटेड। मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने पूरे बॉन्ड से ब्रेक कर दिया, पर इलेक्ट्रॉन तक प्लेट से बाहर, उसको बोलते हैं जस्ट एमिटेड। मतलब यहाँ पे आप एनर्जी ग्रेटर मानो वर्क फंक्शन से, उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर रहेगी और वेवलेंथ लेस रहेगा। मैंने तुमको लिख के दिया था शायद से, ये आप प्लीज याद रखो। ये सब ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, सोर्स। प्लेट के लिए क्या था, प्लेट के लिए बोलो क्या है, वर्क फंक्शन शुड बी लेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ शुड बी हाई। अब कंपेयर करके लिखते हैं। अभी पॉसिबल कब नहीं होगा, आपका डिमांड ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का और सप्लाई मतलब उतना एनर्जी किया नहीं मैंने सप्लाई, तो नहीं बाहर आएगा। तो ये वो कंडीशन जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। रिक्वायरमेंट 20 जूल का था, आपने 20 जूल दिया, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बाहर नहीं आएगा। डाउट्स क्लियर है? अभी तक तो मुझे लगता है कि तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सब लिखा है जो अभी तक आपने पढ़ा है। अब थोड़ा सा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर देखो, चलो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, पर मैं एक्सपेरिमेंट आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं। इस तरह से ये आपका एमिटर प्लेट, कौन सा प्लेट है ये, एमिटर प्लेट। ये तुम्हारा कलेक्टर प्लेट,
आपने क्या किया पता है, एमिटर प्लेट को कनेक्ट किया बैटरी के माइनस से और कलेक्टर प्लेट को कनेक्ट किया आपके बैटरी के प्लस। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे होने क्या वाला है। देखो अभी यहाँ पे एनर्जी है, ओके एनर्जी है, किस पे कितने वाला है, प्लेट। अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ओके, या तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ये, या आप ये मान लो ये कंडीशन राइट है, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आएगा। और यस और नो, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है। अब तूने इसको कनेक्ट किससे किया है, तो बता ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगा कि एक्सेलरेट करेगा। ये प्लस प्लेट इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और नेगेटिव प्लेट इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब अगर मैंने एमिटर प्लेट को बैटरी का माइनस टर्मिनल दिया और कलेक्टर प्लेट को बैटरी का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेट कर रहा है, और इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो वापस से नहीं बताऊंगा जो बता रहा हूं, ध्यान रखना। What is accelerating potential? What is accelerating potential? What is accelerating potential? किसको किधर क्या करने क्या बताओ, एमिटर को माइनस, कलेक्टर को प्लस, एमिटर को कलेक्टर को प्लस, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट, देख ध्यान से सुन लो, कनेक्शन कैसे क्या मैंने तुमको पता है, एक शायद से तुमने कभी 11th या 12th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा, वर्क डन बाय बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वर्क डन बाय बैटरी। क्या पढ़ा था वर्क डन बाय बैटरी, 11th स्टैंडर्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। कुछ याद है क्या, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, नहीं याद है तो जाने दो, ये ऐसे याद रखो, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हालांकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो वर्क डन होने वाला है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे होने वाला है। तो ये रहा पोटेंशियल और ये रहा चार्ज, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये रहा चार्ज और ये रहा पोटेंशियल। तो आप ध्यान में रखना, ये 11th का टॉपिक का मेरे पार्ट लिखा है। तो आपका बैटरी किसी भी इलेक्ट्रॉन पे इतना वर्क करता है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू क्या लिखा मैंने, E into V। अब ध्यान से सुन, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स आया, इस पे फॉल हुआ, ये कंडीशन 100% ट्रू रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। आप मेरे को बताओ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आए उसके पास कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, इधर कौन सा टर्मिनल है, इधर कौन सा टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से आगे जाने की कोशिश कर रहा है और बैटरी क्या कर रहा है, उसको पीछे की तरफ पुल कर रहा है। तो अगर बैटरी ने उतनी एनर्जी से इसको पुल किया पीछे, जितने एनर्जी से वो आगे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग, इसको कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया, क्या किया, उसको स्टॉप किया, या इसको हम लोग नाम देंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या देंगे हम लोग इसको नाम, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसमें क्या हुआ मालूम है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी था इलेक्ट्रॉन का, जितना एनर्जी से वो आगे जा रहा है उतनी एनर्जी से बैटरी ने उसको पीछे की तरफ पुल किया है, तो वर्क डन बाय बैटरी।
अरे भरा हुआ ना, जितने एनर्जी से वो आगे जा रहा है उतने एनर्जी से आपका बैटरी उसको पीछे की तरफ पुल कर रहा है, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये तो मेरे को मालूम था, और एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे ये सिचुएशन में, ये वाला फॉर्मूला। एनी डाउट्स? एक दो टॉपिक और मुझे इसमें बताना पड़ेगा, फिर वो टॉपिक तुम लोग कर पाओगे। वो सीटी में क्वेश्चन मिला नहीं यहाँ पे। चलो देखो, ये देख, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इफ वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट है मतलब तूने प्लेट क्या करके रखा है, फिक्स, कि वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेट। अगर प्लेट फिक्स है, अगर मेंशन भी नहीं कर रहा है ना, तो प्लेट को फिक्स ले देगा। ध्यान से सुनो भैया, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, किसको इंक्रीज किया, कैसे एनर्जी इंक्रीज होगा। अब ये इक्वेशन देखो ना यार, इस इक्वेशन को देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, अगर एनर्जी बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज एनर्जी को 120 लिया, ध्यान से देखना, और वर्क फंक्शन तेरा 20 है हर बार केस में, इधर एनर्जी 140 लिया, वर्क फंक्शन कितना है 20, वर्क फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये कितना यहाँ पे 160 है, तो बोला काइनेटिक कितना रहेगा, बोलना यहाँ पे काइनेटिक कितना रहेगा 100, यहाँ पे कितना रहेगा काइनेटिक 120, यहाँ पे कितना रहेगा काइनेटिक कितना, मतलब अगर मैं एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं, मैं एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, प्लेट को फिक्स करके रखा है, तो कहने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो बोलो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या क्या इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ। कोई डाउट है? क्या तक ध्यान में रहेगा? कोई डाउट है? क्लियर है गाइस? कुछ पूछना है यहाँ पे? एक बार ये पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। कहां से लिखना है? लिखना स्टार्ट करो।